अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। ये हफ्ता जो है काफ़ी इवेंटफुल रहा। कल भी हमने जिक्र किया दो अहम जो डेवलपमेंट्स थी, और इस हफ्ते वो जो डेवलपमेंट्स थी उनके अंदर एक खबर जो दब गई वो ये थी कि रवां हफ्ते पाकिस्तान ने 4.7 अरब डॉलर के नए कर्जे लिए हैं। IMF से नई किस्त जारी हुई, इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक है और हमने यूरो बॉन्ड के जरिए भी जो अपने ऊपर कर्जों का बोझ डाला है। तो शहबाज, आम लोगों के लिए ये कब तक हम इस तरह के कर्जे लेते रहेंगे? क्योंकि अवाम के लिए, अगर अवाम की भलाई के लिए ले रहे हैं तो अवाम को तो उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो ये लोगों को समझाएं कि हम इतने कर्जे, वो भी एक हफ्ते में 4.7 अरब डॉलर के कर्जे ले लिए हैं, वजह क्या है? कामरान, ये कर्जे तो हमें लेने पड़ेंगे। ये तब तक हमें लेने पड़ेंगे जब तक हम अपनी बरामदात को बढ़ाते नहीं हैं, मुल्क के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं बढ़ती मजीद। और ये वो तमाम ज़राए होते हैं, आपके रेमिटेंसेस जो तीसरा बड़ा ज़रिया होता है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे हैं लेकिन बगैर कर्जे लिए हुए आ रहे हैं। और ये डॉलर्स आपको क्यों ज़रूरत होती है? सबको पता है कि आपकी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है बाहर के ममालिक के ऊपर। आप हर तरह की चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उस इम्पोर्ट को फाइनेंस करने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने जो माजी के कर्जे लिए हैं उनको वापस करना है। तो कर्जे दो तरह के बुनियादी तौर पर होते हैं। एक तो वो जो आप मंसूबे लगाने के लिए लेते हैं, जैसे आपने मंगला डैम बनाया, आपने CPEC के प्रोजेक्ट्स कुछ लगे, वो कर्जों को समझा जाता है कि वो कर्जे बुरे नहीं हैं। लेकिन जो एक्चुअल कर्जा जिसकी वजह से आप कर्जों की दलदल में फंस जाते हैं, ये वो कर्जे होते हैं जो आप बजट का खसारा पूरा करने के लिए लेते हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उसको बढ़ाने के लिए लेते हैं। और आमतौर पर जो जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं होता, मतलब उससे आपकी मईशत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नई जॉब्स नहीं आती, क्योंकि आपके पास पैसे कम है, आपने अपने खर्चे पूरे करने हैं, वो आप उधार लेके पूरा कर लेते हैं। वो आप उधार लेके पूरा करते हैं। अमूमी तौर पर 4 किस्म के, फिर आगे जब लैंडिंग का कौन सी अच्छी होती है, इसमें भी एक साम है ना कि अच्छा बच्चा कौन सा, बुरा बच्चा कौन सा। सबसे जो सस्ता तरीन कर्जा होता है वो आप जो आलमी बैंक से लेते हो, एशियाई तरक्याती बैंक से और IMF से लेते हो, ठीक है। उसके बाद जो प्रेफरेबल लोन होता है वो बायलैटरल होता है, बाहिमी कर्जा चीन से जैसे आपको कुछ आसान शराइत के ऊपर मिल जाता है। फिर आप जो दूसरे आगे ग्रेजुअली बढ़ते जाते हो, तो तीसरा जो महंगा कर्जा होता है वो कमर्शियल बैंक्स का कर्जा होता है, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स का। और जो सबसे महंगे कर्जे होते हैं वो यूरो बॉन्ड्स के होते हैं। चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है कि मेरे ख्याल में हम सारे कर्जे ले रहे हैं, दोस्तों से भी पैसे ले रहे हैं, IMF से भी पैसे ले रहे हैं, कमर्शियल लोन भी ले रहे हैं, यूरो बॉन्ड भी, सारे पैसे ले रहे हैं। एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि जो कर्जा प्रेफर किया जाता है, अगर आपके पास मल्टीलैटरल जो ADB, वर्ल्ड बैंक वगैरह से कर्जा कम आपको मिलता है, क्योंकि उनका आपका कोटा होता है मुल्क का, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, या आपकी इकोनॉमी की हालत इतनी बेहतर नहीं होती कि आपको मजीद कर्जे मिले। जो यूरो बॉन्ड्स या आप स्कूक बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, ये प्रेफरेबल होते हैं। ये क्यों होते हैं? वो इसलिए कि इनका जो पीरियड होता है जिसमें आपने ये वापस करने होते हैं वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक ADB का आपका 20 से 30 साल का कर्जा होता है, IMF का होता है 5-7 साल का कर्जा वापस आपने करना है। कमर्शियल बैंक का कर्जा साल से 1.5 साल में वापस जाता है। यूरो बॉन्ड आप 5 साल का कर सकते हो, 10 साल का और 30 साल का। ये तो क्या बैकग्राउंड, ताकि लोगों को समझ आ जाए। और एक जो बुनियादी फर्क भी है मेरे ख्याल में, जब IMF से आप कर्जा लेते हैं, आपको पता है कि IMF फिर आपकी चीखें भी निकलवाती है, जो शराइत होती हैं। तो ये जो यूरो बॉन्ड या कमर्शियल लोन आप लेते हैं तो उसमें तो शायद वो शराइत नहीं होती, उसमें कोई शर्त नहीं होती, लेकिन उसमें जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें कामरान, एक चीज हम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं नाज़रीन के लिए। ये बात ठीक है कि ये लॉन्ग टर्म डेट होता है जो यूरो बॉन्ड का, लेकिन क्या जब आप ये कर्जा ले रहे होते हैं वो उस वक्त भी कंपेटिटिव रेट तो फिर भी होते हैं ना, तो क्या आप कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर ये कर्जे ले रहे हैं या नहीं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। PMLN के दौर में भी बॉन्ड्स फ्लोट हुए थे, और जो लास्ट उनका बॉन्ड फ्लोट हुआ था 2017 में, उसमें जो 5 साल का कर्जा लिया गया था उसकी शरह सूद 6.875% थी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो 6.875% शरह सूद थी, जो एक US ट्रेजरी का जो उसका रेट होता है उससे वो तकरीबन 4.5% ज्यादा थी। अब जो पाकिस्तान ने 3 वो बॉन्ड्स फ्लोट करके कर्जा लिया है, उसमें इसी के मुकाबले का जो 5 साल का बॉन्ड हुकूमत ने फ्लोट किया है वो 6% शरह सूद के ऊपर है। लेकिन ये जो हमने लिया है नाज़रीन, ये जो US ट्रेजरी रेट है उससे 5.23% महंगा है। तो हुकूमत को रिलेटिवली एक्सपेंसिव कर्जे मिले हैं। इसी तरह जो 10 साल का बॉन्ड है हुकूमत ने फ्लोट किया, अब ये हमें 7.35% पे पड़ा है, और ये भी US ट्रेजरी रेट से 5.6% महंगा है। और आखिरी जो 30 साल का बॉन्ड है, जो कि बहुत अच्छा आप कह सकते हैं, इसलिए कि ये पैसे हमने 2051 में जाके वापस करने हैं। ये भी $500 मिलियन हुकूमत ने फ्लोट किया है, ये 8.875% पे, लेकिन नाज़रीन ये कुछ 6.5% महंगा है। अब ये जो कामरान रेट्स हैं जिसका मैं कंपैरिजन, इसको और थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं नाज़रीन के लिए। मार्केट में जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो इस वक्त
इंटरनेशनल मार्केट में जैसे 5 साल का वो जो ट्रेजरी बॉन्ड है उनका रेट है 0.9%, 90% के करीब, मतलब 1% से भी कम है। हमने लिया है वो 6% के ऊपर। ये एक्सपेंसिव कर्जा हुकूमत को क्यों मिला? क्या इसको कम कीमत पे भी लिया जा सकता था? जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और आपकी इकोनॉमी की कोई सीमत नहीं बन रही, और तीसरी चीज ये कि जो कर्जों का बोझ है वो बढ़ता जाता है। तो जब ये 2-3 फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर जो सरमायाकार होता है वो फिर आपको एक्सप्लॉइट करता है, और यहाँ पे हुकूमत एक्सप्लॉइट। और यही मैं कहने लगा था कि जो आम अल्फाज में, ये आप अगर एक बैंक में चले जाएं, अगर आप तो तगड़े हैं तो फिर तो आपको बैंक कर्जा भी देगा, आपको अच्छी सी कॉफी भी पिलाएगा, आपकी और भगत भी करेगा। लेकिन अगर उनको पता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप मजबूरी में कर्जा ले रहे हैं और ये पता भी नहीं है कि कर्जा वापस होगा तो नहीं होगा, तो फिर वो आपसे हर तरह के कागजात, हर तरह की गारंटीज मांगेगा। तो पाकिस्तान का भी शायद मेरे ख्याल में यही हाल है। तो इसमें फिर आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या हुकूमत की तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है इसमें कामरान। इसमें दो चीजें, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या इकोनॉमिक एक इंस्टेबिलिटी है, आप सारा मुद्दा इन पे तो नहीं डाल सकते। देखिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का जो है ना, ये एक्सक्यूज मैं इसको समटाइम्स कहता हूँ फैक्टर होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने धरने दिए थे 2014 के, तो उस वक्त PMLN की हुकूमत थी, वो OGDCL के बॉन्ड फ्लोट करने गई थी और हमने फ्लोट नहीं किए थे। रादर वो बॉन्ड नहीं थी, पीपल्स पार्टी के दौर में होना था, ये उसके हिस्से जो थे वो मार्केट में बेचने गए थे, तो हमारी वो ट्रांजैक्शन पिट गई थी। और उस वक्त के वजीर खजाना ने भी यही कहा था कि इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई इतनी मुस्तहकम हमारी सूरत हाल नहीं है, तो हम ये बॉन्ड जो है उसके शेयर्स वो नहीं बेच सके। हैविंग सेड दैट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर मैटर करती है। अब उसी दिन, जिस दिन ये बॉन्ड फ्लोट हुआ, उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इन्होंने हफीज शेख साहब को फारिग किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो अब इन्वेस्टर की भी एक उसके अंदर एक कंसर्न था कि किस हद तक ये चीज फैक्टर इन करती है, क्योंकि हर मुल्क का अपना गवर्नेंस का निजाम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उनके ख्याल में एक कंसर्न ये था सरमायाकारों का कि कोई ऐसी गारंटी जो हफीज शेख साहब ने साइन की हो वो हमाद अजहर साहब ना करे। ऐसा होता नहीं है, उनके क्लैरिफिकेशंस थी, वो चीज़ होगी। बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कामरान, इसमें एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो हम कर्जे ले रहे हैं ना, जो इतनी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर ले रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो इसमें मुनाफा मिलेगा, काबीना पिछले हफ्ते वो उसके ऊपर जो टैक्स है वो माफ़ कर चुकी है। अच्छा। एक तो वो ये जो $2.5 अरब के हमने बॉन्ड्स फ्लोट किए हैं, और इस जुमेरात को जिसमें ये हिस्टोरिकल वाकया हुआ है इंडिया वाला, एक और समरी काबीना ने अप्रूव किया है। $3 अरब के फॉरेन कमर्शियल बैंकों के कर्जे लिए थे इस हुकूमत ने पिछले 1 साल के अरसा के दौरान, उसके ऊपर भी काबीना ने टैक्सेस माफ कर दिए। तो एक तरफ मतलब है कि हमें डबल डोज पड़ रही है कि आप एक तो महंगे शरह सूद पे कर्जे ले रहे हैं, दूसरी तरफ जब टैक्स एग्जम्पशन आप दे रहे हैं तो जाहिर है कि वो फिर किसी न किसी तरीके से अवाम की जेबों से पैसा जाएगा, आपने ये करना होगा। अब इसके अंदर चलें, आप कर्जा तो ले रहे हैं, अब हो क्या रहा है कि डॉलर जाहिर है आपके पास इतने ज़्यादा आए हैं, तो जो रुपए की कदर है वो उसमें बड़ा बेहतरीन इजाफा हो रहा है। ब्लूमबर्ग की गालिबन एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो करेंसी है रुपया, वो स्ट्रेंथन हुआ है डॉलर के मुकाबले में, और कहीं भी नहीं हुआ। अब इसके अंदर मेरे ख्याल में कर्जों पे भी फर्क पड़ता है पाकिस्तान के, उसको कितना रिलीफ मिला है अगर आपका? इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये, चूंकि इस वक्त डॉलर की डिमांड पाकिस्तान के अंदर कम थी, आपके इंटरनेशनल ट्रेवल्स नहीं हो रहे, हज का सीजन होता है, वो प्रेशर में आता है उस वक्त डॉलर, तो वो फैक्टर्स तो अपनी जगह पे नहीं है। लेकिन जब ये रुपए की कदर गिरी थी ना, उस वक्त भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहे थे कि PTI की हुकूमत ने रुपए की कदर में जो कमी की है वो जरूरत से ज्यादा कर दी है। और हमाद अजहर साहब उस वक्त वो रेवेन्यू के मिनिस्टर होते थे, वो इस चीज को डिफेंड करते थे कि जी 3,000 अरब का जो कर्जा है वो इसलिए उसमें इजाफा हुआ पहले साल में, जो इन्होंने टोटल 11,000 अरब का शामिल किया था पहले साल के अंदर। तो 3,000 अरब का जो इजाफा था वो जो डॉलर की कदर में बेहतरी हुई थी रुपए के मुकाबले में, उसकी वजह से हो गई। अब वो चूंकि चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। अभी लेटेस्ट नंबर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि अगर 1 रुपये उसकी कदर में बेहतरी होती है तो तकरीबन 113 उस पर आपको 113 रुपये का उस पर फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि जुलाई से दिसंबर तक जो अभी वजारत खजाना की रिपोर्ट आई है, जो रुपए की कदर में बेहतरी हुई है दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, उसमें हमारा जो कर्जा था वो अदरवाइज बढ़ता कोई 1800 अरब रुपए के करीब, वो हमारा बढ़ा है कोई 1100 अरब रुपए के करीब, और 706 अरब रुपए का मुनाफा। चलें, ये जो नुकसान जो हुआ था वो हमने 3,000 अरब का हमें जो हिट पड़ी थी, उसमें से दिसंबर तक के पीरियड में 706 अरब रुपया रिकवर हो चुका है, इन अ सेंस के वो उतना आपको कर्जा जब वापस करेंगे तो कम रुपया चाहिए। ये तो एक फायदा हुआ हमें, लेकिन एक और जो सवाल, जो डिबेट भी चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि
हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और जब डॉलर ऊपर जाता है तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान में बड़ी महंगाई हुई है। और एक डिबेट जो चल रही थी कि आपको पता है कि जब जिस तरीके से डॉलर एप्रिशिएट हुआ जब से ये गवर्नमेंट आई, तो आपको पता है कि गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूने लगी, इवन आउट ऑफ रीच हो गई लोगों के। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब डॉलर 168 169 पे भी गया था, अब वापस 152 153 पे आ गया है, तो क्या ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या कार असेंबलर्स हैं, क्या इनको अब अपनी जो प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, उसमें कमी नहीं लानी चाहिए? कुछ आदादो शुमार सामने थे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरा सवाल ये कि हमारे यहाँ कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है कि इन कार मैन्युफैक्चरर्स को वो पाबंद करे कि देखें अब तो डॉलर की कीमत जो है वो नीचे जा रही है, तो अब आपको वो रिलीफ जो है वो पास ऑन करना चाहिए कस्टमर्स को। बिल्कुल होना चाहिए पास ऑन, क्योंकि हुकूमत भी ये बात कहती है और ये कार जो असेंबलर्स हैं, आप उनको मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, मैं उनको असेंबलर कहता हूं। तभी असेंबलर भी कहा मैंने, तो असेंबलर्स जो हैं वो उनका ये दावा रहा है कि कम से कम 1/3 जो फीसद कीमत में इजाफा होता है वो इसकी वजह से होता है। डॉलर की कदर में जो कमी बेशी होती है उसकी वजह से उनको गाड़ी की कीमत महंगी करनी पड़ती है। तो 1/3 तो जो इजाफा हुआ है ना पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर, तो जितना इजाफा हुआ है उसमें से 1/3 कम कर दें, इजाफे का 1/3 कम कर दें, तो बात आपकी ठीक है। इसके ऊपर बल्कि हम डिटेल प्रोग्राम ये करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। चलें यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि हमारे यहाँ जब एक दफा कीमत किसी भी चीज की बढ़ जाती है तो आज तक हमने तो देखा नहीं है कि वो कीमत नीचे आई हो, इसीलिए शायद गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कहीं ना कहीं जरूरत भी पड़ती है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आलमी बैंक ने जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक ताजा रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में है क्या। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो कोई अच्छी खबर नहीं है, वो इसलिए कि आलमी बैंक ने जो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है और हुकूमत के दावों के बरक्स और हुकूमत के फोरकास्ट के बरक्स उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इस साल जो इकनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो सिर्फ 1.3% रहेगी और अगले माली साल के लिए भी उनकी जो प्रोजेक्शन है वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। अब शहबाज, प्रॉब्लम यह है कि अगर ये आलमी बैंक के आदादोशुमार बिल्कुल ठीक हैं और अगले साल भी यही ग्रोथ रेट रहती है, फिर तो ये जो हुकूमत अगर कुछ उम्मीद कर रही थी कि जो बाकी इनके 2.5 साल बचे हैं कोई अवाम को रिलीफ दे पाएंगे, अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो मुझे लगता है कि ये 5 साल तो इस गवर्नमेंट के ऐसे ही गुजर जाएंगे। कामरान, इसमें जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ये इनके एनुअल फ्लैगशिप इनकी पब्लिकेशन होती है। इसमें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की पिक्चर इन्होंने डिपिक्ट की है, उसको पेंट किया, वो इतनी अच्छी नहीं। आपने तो सिर्फ एक इंडिकेटर की बात की ना, और प्रोबेबली ये वाला इंडिकेटर इसके ऊपर इनकी जो फोरकास्ट है वो शायद गलत साबित हो जाए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी 1.3% इस साल और अगले साल। वैसे ये कितने क्रेडिबल होते हैं? मतलब बाय एंड लार्ज क्रेडिबल होते हैं, लेकिन ये कंजर्वेटिव होते हैं समटाइम्स, और कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इनकी जो फोरकास्ट होती है उसमें वो भी प्ले करते हैं। अच्छा, इस वक्त के जो आदादोशुमार पब्लिकली अवेलेबल हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर की ग्रोथ का नंबर है, एग्रीकल्चर का है, सर्विसेज का इतना ज्यादा कुछ नंबर अवेलेबल नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, पब्लिक स्पेंडिंग के फिगर्स हैं। तो पाकिस्तान की इस साल की जो ग्रोथ मुतवक्के है वो तकरीबन 3% के आसपास है। 2.8% भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3.2 भी हो सकती है। स्टेट बैंक भी ये कह रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी ये कह रही है। तो ये वाला इंडिकेटर तो इसको मैं इतना वेट नहीं देता, लेकिन चूंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसके एक अपना व्यू पॉइंट है, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं। इसमें जो बॉटम लाइन है, ये अगर 3% भी हो लेट से या 2% भी हो जाए, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए काफी है? ये पाकिस्तान के लिए काफी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ आपको जरूरत है, जिसमें तमाम नौजवानों को जो मार्केट में आ रहे हैं, जो कारोबार है, उनको चलाने के लिए आपकी मैशत का सही पहिया चल सके, जिसमें हर बंदा आपको तो खुशहाल तो नहीं, कम से कम उसको नौकरी मिले और वो मिनिमम अपना खाने पीने का इंतजाम कर सके, तो आपको सालाना 6 से 7% ग्रोथ चाहिए। और जो मौजूदा हिकमत अमली है उससे तो मुमकिन नहीं है। उससे अगर शौकत तरीन, हमने कल भी जिक्र किया था, अगर वो वज़ीर ख़जाना आ जाते हैं या फैसला उन्हीं के हाथ में होता है, और जिस तरह की वो बात कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि मईशत को चलाना है, IMF का प्रोग्राम अपनी जगह पे अपना मफाद सामने रखना है, जो उनकी स्ट्रैटेजी लग रही है कि इंटरेस्ट रेट लो करो, करेंसी को भी मैनेज करो, तो आपको लगता है कि अगर उनको ले आते हैं और कुछ वो फैसले करते हैं तो उसके नतीजे में हमें शायद बेहतर ग्रोथ देखने को मिल जाए? वैसे एक तो ये जो बात है ना कि शौकत तरीन को लाना चाहिए, इनको एज एन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का कन्वीनर या चेयरमैन, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। वज़ीर ख़जाना एक ही होता है और वो इस वक्त हमाद अज़हर है। हमाद अज़हर की शक्ल किसी को पसंद नहीं है, या वो अच्छा वज़ीर ख़जाना साबित नहीं हो सकता, उसका पोर्टफोलियो चेंज कर रेसिपी दे रहे हैं, क्या वो ठीक है? रेसिपी उनकी ठीक है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जब शौकत तरीन भी वज़ीर ख़जाना थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है, इनके पहले साल में जो ग्रोथ थी वो 0.4% थी, और दूसरा साल इनका कंप्लीट नहीं था, उसमें भी ये 2% के आसपास ग्रोथ थी। बट वो जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक कर रहे हैं
कि IMF का जो प्रोग्राम है वो सही नेगोशिएट नहीं हुआ। हम कई दफा इस प्रोग्राम में कह चुके हैं, जिस तरह ये बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं कि उससे इनको लगेगा कि जो है वो रेवेन्यू इनका बढ़ जाएगा और सर्कुलर डेट खत्म हो जाएगा, ये इनकी भूल है। तो प्रोग्राम तो ठीक नेगोशिएट नहीं हुआ, उनकी जो बात है वो ठीक है। अब आ जाती है इस रिपोर्ट के ऊपर असल बात। इसमें जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना, वो दो तीन चीज़ें इसने आलमी बैंक ने कही। एक तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ है बकौल आलमी बैंक के, वो मुसलसल हाई रहेगा 94% ऑफ द GDP। अब ये वो शरह जो इंतहाई खतरनाक है। 94% आपकी इकॉनमी का वो आपके कर्जे उसके बराबर हैं, और आगे जो ट्रेजेक्टरी भी वो जो प्रोडक्टिव नहीं है। और उसमें अगर आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देख लेना, जो नंबर्स रिलीज करता है इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री, तकरीबन 88% कर्जे जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आ रहे हैं। इट्स अ ह्यूज रेशो। और इसका मतलब यह है कि ये कर्जे वापस करने के लिए आपने फिर कर्जे लेने हैं। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 94-95 आपके कर्जे रहेंगे अगले 2 से 3 साल। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान की हुकूमत जितने आपके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है उसका 60 से 70%, मिनिमम 60% उसका कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा। तो इसीलिए शायद पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, अपने फंडामेंटल्स वो आप कैसे ठीक करेंगे। लेकिन और इसके अंदर एक और जो चीज है कि जो अवाम के लिए शायद कि गुर्बत में और अनएम्प्लॉयमेंट में ज़ाहिर जब ग्रोथ नहीं होगी तो उसमें इजाफा होगा, तो इसको कितना आप वेट देते हैं? ये जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है ये ज़्यादा सीरियस चीज़ है। इसमें थोड़ा सा आलमी बैंक को बेहतर काम करना चाहिए और अपना फोरकास्ट लेके आना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई क्रेडिबल नंबर्स ना हुकूमत के हैं ना किसी आलमी इदारे के हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की इस वक्त क्या रेशो है एक्चुअल, और दूसरा ख़ास तौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की शरह क्या है। इसका गुर्बत का तो कहा जाता है कि 22-23%, 24% से लेके 50%, डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कौन सा बेंचमार्क लगाते हो। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आप यकीन करके पाकिस्तान में 6 या 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मेरा ख्याल इस तरह के नंबर्स डिस्कस करते भी लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली कामरान इसमें इसी रिपोर्ट के अंदर वो भी जिक्र किया हुआ है ना, जो कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत का कोई एहतियाती तदाबीर कर रही है। जो वैक्सीन है उसके मुताबिक पूरी पाकिस्तान की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 70%, बाकी 30% तो इसलिए काउंट नहीं होते, वो 18 साल से कम है। पहले तो ये भी कॉन्सेप्ट था ना कि बच्चों में वायरस नहीं होता, अब तो बच्चों में भी कोरोना वायरस फैल रहा है। तो 70% की जो एलिजिबल पॉपुलेशन का सिर्फ हमने 0.1% तक हमने उनको वैक्सीनेट किया था 23 मार्च तक। और 23 मार्च से पाकिस्तान के लिए बड़ा यादगार दिन है। मुझे किसी ने बताया, वैसे ये नंबर मैंने चेक नहीं किया, चेक करने की जरूरत है, कि इस दफ़ा जो परेड हुई है उसका खर्चा गालबन 4 अरब और 83 करोड़ रुपया शायद हुआ था। इसके लिए कोई सप्लीमेंट्री बजट भी गया था, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, मैं मजीद चेक करके बात करूंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़, अच्छा जहाँ बिल्कुल जाते जाते वही, ये जो मेरे ख्याल में जो पेट्रोलियम का बहरान आया था, कुछ इस हुकूमत ने ऐलानात किए थे, क्या बना उसका? कामरान साहब, वो सियासी लीडरशिप को बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये लगता है हॉली कॉज है। असद उमर साहब ने 2 फैसले अनाउंस किए थे। जो कमेटी आई थी पेट्रोलियम की इंक्वायरी की, और उन्होंने फर्दर फोरेंसिक ऑडिट किया, उसका ऑर्डर किया था। नदीम बाबर साहब जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी थे, उनकी छुट्टी हो गई थी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि हम जो असद हयाउद्दीन हैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी, उनको OSD बनाया जा रहा है, और जब वो उनकी रिप्लेसमेंट हुकूमत को मिल जाएगी तो अभी तक वो दफ्तर जा रहे थे एज ऑफ दिस वीक। और काबीना की मीटिंग भी उन्होंने अटेंड की है, उसी मीटिंग में जिसमें असद उमर साहब ने बताया कि हमने ये एक्शन ले लिया है। और ये तो ये हालत है। उसके क्या उनकी किसी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में किसके साथ कोई ताल्लुकात है या नहीं है, एक और बात है। लेकिन मसला ये है कामरान के, एक जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं मुल्क से करप्शन ख़त्म करूँगा, FBI को करप्शन से फ्री करूँगा, तो हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा बताया था कि एक आइनी ओहदेदार जो है वो किसी एक अहम फ़र्द को, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है FBI के, उनको एक अहम तरीन ओहदा दिलवा रहे हैं, तो वो उन्होंने दिलवा दिया है। आपने भी यहाँ पे इशू रेज़ किया, हमने बात भी की। मेरी साबिक वज़ीर ख़जाना जो थे उनसे भी मैंने 1-2 दफ़ा पूछा ये सवाल हफीज़ शेख साहब से कि उनको लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। FBI का जो की मेंबर है, जो पाकिस्तान की जो FBI की कलेक्शन उसका 80 से 90% उसके ज़िम्मे कलेक्ट करना, उनसे मैंने पूछा क्या ये इन शख्सियत को आप लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक मैं मेंबर हूँ ना, ये बंदा जो है वो नहीं लग सकता इसकी पोजीशन के ऊपर। बंदा लग गया, पता नहीं वो मेंबर साहब रिजाइन करेंगे या अपना ट्रांसफर करवा लेंगे, ये वक्त बता। चलें यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद डॉक्टर कैसर बंगाली हमें ज्वाइन करेंगे, वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, और उनसे पूछेंगे पाकिस्तान की मईशत की समत जो है वो किधर जा रही है। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और ओवरऑल जो डायरेक्शन है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की। डॉक्टर साहब, ये जो वर्ल्ड बैंक ने लेटेस्ट अपने अदाद शुमार दिए हैं, उनके ख्याल में इस साल जो हमारा GDP ग्रोथ है वो 1.3% रहेगी, और अगले माली साल
ये कुछ 2% रहेगी। क्या वर्ल्ड बैंक की आप इस असेसमेंट से इत्तेफाक करते हैं या इन्होंने अंडरस्टेट किया है? बात तो करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं मईशत के हाल मुख्तलिफ आदाद व शुमार आ रहे हैं, उससे तो ये सही लग रहा है स्टेट बैंक से ही हो सकता है 2-4 परसेंट, मतलब 0.3 के बजाय 0.7 हो जाए या 0.3 के बजाय 0.1 हो जाए, लेकिन उस रेंज में है जो ये बता रहे हैं। और ये ओवरऑल ग्रोथ रेट बता रहे हैं। अगर इसमें खास तौर पे कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को लें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, तो ये नेगेटिव में हो सकता है और एग्रीकल्चर का नेगेटिव होने का अंदेशा इस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक दफ़ा एक रिपोर्ट भी की थी इकोनॉमी रोलर कोस्टर, आपने इस पे कुछ माजी को भी देखा था और फ्यूचर की फोरकास्ट भी की थी। आपका असेसमेंट क्या है, ये पाकिस्तान एक लो ग्रोथ के जो साइकिल में चला गया, इसकी वजूहात क्या है और क्या आपको लग रहा है कि हम इससे निकल पाएंगे? ये 2018 में हमने रिपोर्ट पब्लिश की थी और 25 साल का एनालिसिस है, 1990 से 2015 तक। और हमने ये 2 चीजें इसमें नुमाया है। एक तो ये है कि एवरेज ग्रोथ रेट सेक्टर में, खास तौर पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में और क्रॉप सेक्टर में बहुत लो है, 2 से 3 से 4% है। अगर 25 साल का एवरेज तो इसका मतलब इकोनॉमी तो वही खड़ी है जहां 1990 में खड़ी थी। और दूसरी चीज जो निकल के आ रही है वो वॉलेटिलिटी है, यानी कोई एक क्रॉप, यानी वीट का क्रॉप बहुत बम्पर क्रॉप होता है, उसके अगले साल में नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है। ये तमाम सेक्टर्स के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो 2, 3, 4, 5 साल कंसिस्टेंट ग्रोथ, ये कहीं नहीं। 2 साल से ज्यादा किसी वेरिएबल कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं है। और हम ये मईशत की जो वीकनेस है ये पिछले 20 साल से हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट्स और जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट या IMF की तो कह रही थी कि इकोनॉमी बहुत बेहतर जा रही है, उस वक्त भी हम कहते हैं कि ये गलत है, इकोनॉमी बेहतर नहीं जा रही है और इसके फाउंडेशन वीक है और वीक होते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक ने एक और जो इस रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया, बल्कि अलार्मिंग है, कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो हमारी GDP के अब 95% हो गए हैं। तो क्या गलत किया है हमने? आपने ग्रोथ की तो बात की, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पिछले 40 साल से हम कर्जा लेके अपना मामला चला रहे हैं। अब तो हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि कर्जा सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए देते हैं। अब हम कर्जा नहीं लेते हैं कोई माशी असासा बनाने के। यानी अभी देखें, वर्ल्ड बैंक ने ही अभी एक लोन दिया पाकिस्तान को पॉवर्टी इरेडिकेशन और पब्लिक हाइजीन या पता नहीं किसके लिए। ये जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है कि वो प्रोजेक्ट लोन नहीं देंगे, प्रोग्राम लोन देंगे। प्रोग्राम लोन का मतलब ये कि कोई असासा नहीं बनता, काफी आमदनी नहीं होती है, और जब वापस करना होता है कर्जा तो नया कर्जा लेना पड़ता है। ये इस हाल में हम पहुंचे हैं। मैं समझता हूँ 90% जिम्मेदारी तो हमारी अपनी हुकूमतों पे है, लेकिन 10% जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों की भी है जो बिल्कुल ये मकसद कर्जा देते रहे हैं पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब, हम वर्ल्ड बैंक को, ठीक है आपकी बात, एक हद तक वो जिम्मेदार है। बहुत सारे कर्जे जो पाकिस्तान लेना भी नहीं चाहता वो वर्ल्ड बैंक पुश भी करता है, लेकिन आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि इस मुल्क में लॉकस्ट अटैक होता है तो उसके लिए $200 मिलियन का वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जाता है और उससे 300 गाड़ियां खरीदी जाएंगी लग्जरी। अगर इस मुल्क में टॉयलेट बनने हैं तो उसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होता है, तो टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पर $400 मिलियन का कर्जा लिया जाता है। तो फिर ऐसा नहीं लगता कि हम खुद, हमारी जो भी हुकूमत आई है, PMLN की है, PTI की है, हम खुद मुल्क को इस जो दलदल है इसके अंदर धकेल रहे हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास? इसीलिए मैंने जो एनालिसिस किए वो 25 साल की है। इस दौर में हर किस्म की हुकूमत आई है, फौजी भी आई है, इलेक्टेड भी आई है, मुख्तलिफ पार्टी भी आई है, लेकिन ये एक
सिलसिला है और जिस किस्म के लोन की आप बात कर रहे हैं, ये वाकई इन मकासद के लिए हमने लोन लिए हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है जो ये लोन देते हैं। और आप सही कह रहे हैं, मेरा भी ये तजुर्बा है हुकूमत में कि कुछ लोन ऐसे हैं जो ये जबरदस्ती हमें देते हैं, और वो अफसर जो रास्ते में रुकावट बनते हैं ये उनको ट्रांसफर करवा देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत, 2008 में, अब मुझे आपने एक बात याद दिला दी है, 2008 में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहले जो आप थे उसके सरबराह, तो आप वजारत खजाना में बैठते थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके रिमूवल में भी वर्ल्ड बैंक का हाथ था? मैं ये तो नहीं कह सकता वर्ल्ड बैंक का हाथ था, लेकिन वर्ल्ड बैंक एक लोन देना चाह रहा था बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। मैंने इनकार कर दिया उनको। मैंने कहा कि खैरात करना है, कर्जा लेके नहीं करेंगे, और हमारे पास अपने वसाइल है, हम कर लेंगे। तो अचानक मुझे हटा दिया गया। ये मैं नहीं कह सकता कि वर्ल्ड बैंक ने हटाया, कोई नहीं, लेकिन ये, और मेरे जाने के कुछ 4-6 हफ्ते के बाद एक $50 मिलियन का लोन साइन हो। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, इससे अंदाजा भी होता है ना कि कितनी पेनिट्रेशन है ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर। अब थोड़ा सा प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। ये जितनी हम बातें कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि फंडामेंटल शिफ्ट की हमें ज़रूरत है, जो भी हमारी इकोनॉमी है। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है, 3 सालों में हमने देखा कि 3 वज़ीर ख़जाना, और जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना भी लगाए हैं, उनका पता नहीं है कि वज़ीर ख़जाना रहेंगे। अगर रहेंगे भी तो क्या उनके ऊपर कोई और भी आएगा? यानी कि एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बात हो रही है जिसको हेड करेंगे शौकत तरीन। तो क्या लग रहा है आपको, क्या गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं वो आपको लगती हैं कि हमारी मईशत को किसी तरफ लेके जाएंगी? इस गवर्नमेंट को तो कोई तरजीहात नहीं है। ये दिखते हुई का जो सोचने का अंदाज है दिखा हुआ है, ये कोई एक में सोचते भी नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे बहरान से निकलने के लिए सबसे बड़े जो जरूरत है वो ये है कि 2 खसारे जो है उससे हमें निकलना। एक बजट डेफिसिट है जो हुकूमत के इनकम और एक्सपेंडिचर से पैदा होते हैं, और एक ट्रेड डेफिसिट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैदा होते हैं। इन दोनों डेफिसिट को हमें कम करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ये सारे बाद में आएंगे, ये फैसला हमें करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है वो जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, और जिसको मैं नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर कहता हूँ, इसमें हमें कुल 20% कमी करनी पड़ेगी, जो 1 खरब रुपया बनते हैं। तो ये करेंगे तो हम अपना जो फिस्कल बैलेंस है उसे मुस्तहकम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कामरान का जो सवाल था वो बेसिकली गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर था कि वजीर खजाना हमाद अजहर हैं, अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बात हो रही है, शौकत तरीन साहब उसको हेड करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या सिर्फ मुल्क के अंदर एक ही वजीर खजाना होना चाहिए या 2 होने चाहिए? एक आपने नोटिफाई कर दिया और दूसरे को आप EAC का हेड बना के बैठा देंगे, होना क्या चाहिए? ये एक एडवांस स्टेज है फ्रैक्चर्ड स्टेट का। 1988 से जब दौलत के मरने के बाद हुकूमतें बनी हैं इलेक्टेड, तो उनको शर्त ही किया जाता है कि सर फलानी चीजें आप डील नहीं करेंगे, यानी फॉरेन पॉलिसी पे आपका इख्तियार नहीं होगा, न्यूक्लियर पॉलिसी पे इख्तियार नहीं होगा, इंडिया के साथ आपका इख्तियार नहीं होगा, चाइना के साथ इख्तियार नहीं होगा। आज भी ये हम देख रहे हैं। अब आप देखेंगे सीपेक जो है ये हुकूमत के दायरे से निकाल दिया गया, ये फौज बराह रास्त उससे चला रही। ये और बात है कि सीपेक कोल्ड स्टोरेज में चला गया, लेकिन ये तो जब आप एक फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट क्रिएट करें और हुकूमत का जो भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है उसका टोटल रिस्क न हो तो हुकूमत नहीं चल सकती। और ये सिर्फ इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी में नहीं है। तो कराची शहर जो है उसका सिर्फ 26% रकबा जो है वो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, बाकी कुछ फौज के पास है, कुछ कराची पोर्ट ट्रस्ट के पास है, कुछ एयरपोर्ट के पास है, कुछ रेलवे के पास। और कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले उन इलाकों से न पानी की पाइप रखा सकते हैं बगैर उनके इजाजत के और बगैर उनको पैसे दिए। ये जो फ्रैक्चर डॉक्टर साहब, ये जो मामलात आप उठा रहे हैं इसके लिए तो मेरे ख्याल में हमें एक पूरा प्रोग्राम
इस पे करना पड़ेगा कि क्या ये सारी वजूहात हैं। लेकिन जाहिर है कि इस हुकूमत इसलिए तवक्को थी कि लोग ये भी कहते हैं कि तमाम इदारों की सपोर्ट इनको हासिल थी, ये एक पेज के ऊपर हैं, तो शायद इनसे बेहतर डिलीवरी की तवक्को थी, लेकिन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद शायद ये उस तरह से फायदा नहीं उठा सके। यहां पर ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमेरिका जो है, ये नई इंतजामिया है, पाकिस्तान को मुसलसल क्यों नजरअंदाज कर रही है। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नई इंतजामिया अमेरिका की जब आई तो एक तवक्को थी पाकिस्तान के अंदर कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ उनमें एक पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं। उसकी दो तीन वजूहत थी। एक तो बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो बाइडन जो हैं वो नायब सदर भी रहे हैं, उससे पहले वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो शायद पाकिस्तान के अंदर ये ख्याल था फैसला साजों का कि ये हमें एक एडवांटेज दे सकता है। लगता यूं है कि वो एडवांटेज के बजाय डिसएडवांटेज में बदल रहा है, क्योंकि शहबाज कुछ रोज पहले आपने भी ये खबर की थी कि हमने एक एपेक्स कमेटी भी बनाई है कि किस तरीके से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रीसेट करना है और हमारे ताल्लुकात सिक्योरिटी ड्रिवन के बजाय इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उस पर बेस होने चाहिए। लेकिन जो इंडिकेशन अभी तक आई हैं अमेरिका की तरफ से, नई इंतजामिया की तरफ से, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो हमारा ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। कामरान, हम वो कहते हैं कि वो फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये हमारे साथ एक डालिमा है। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं और दुनिया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना, तो हमें वाकई पता चलता है एक जो चीज़ पाकिस्तानी के लिए सिल्वर लाइनिंग होती है ना, जो पाकिस्तानी एज एन इंडिविजुअल वो बड़ा एक शाइनिंग पर्सन होता है, वो बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट भी होता है और अपनी जगह बना लेता है सिस्टम के अंदर। लेकिन जब आप मुल्क की बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर खाम ख्याली है कि हम दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी आप खबर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द और जिस तरीके से हमें कॉर्नर किया जा रहा है, और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि ना हम चीन के करीब जा रहे हैं और ना अमेरिका के करीब जा रहे हैं, दरमियान में फंसे हुए हैं। और जब मुश्किल वक्त आएगा तो फिर हम पनाह मांगेंगे चीन से भी और अमेरिका से भी। एक्चुअली हो क्या रहा है ये आप बताएंगे। देखें, ये जो क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा कि अमेरिका जो है हमें नज़रअंदाज कर रहा है। देखें, अब इतना अरसा हो गया जो बाइडन को सदर मुंतखब हुए और ये एक रिचुअल है, मतलब कर्टेसी कॉल लाजमी होती है। लेकिन अभी तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो बाइडन ने राब्ता नहीं किया, टेलीफोन पर बात नहीं हुई, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अफगानिस्तान में हमारा अभी भी किरदार है। तो ये हमारा ख्याल है, लेकिन किरदार है भी, लेकिन वो ज़ाहिर है कि बाय डिज़ाइन आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा, ये जो क्लाइमेट समिट होनी है इस साल, इस महीने के आखिर में, जिसकी मेज़बानी अमरीकी सदर जो बाइडन कर रहे हैं, वर्चुअल है। 40 ममालिक को उसमें दावत दी गई है। अगेन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। और आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क, और जो 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अफेक्ट हो रहा है उनको। फिर जॉन कैरी जो खसूसी नुमाइंदे हैं अमरीकी प्रेसिडेंट के ये क्लाइमेट के हवाले से, वो दौरा कर रहे हैं खिते का। UAE जाएंगे, भारत जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, पाकिस्तान वो नहीं आ रहे। फिर इसी तरह से हाल ही में हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर दिफा वो खिते के दौरे पर आए, भारत गए पहले, फिर वो अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान और काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान जो फ्लाइट है वो 40-45 मिनट की है। उन्होंने ये तक गवारा नहीं किया कि चलें नूर खान एयरबेस पे ही आधे घंटे के लिए रुक जाते हैं। टेलीफोन पर ज़रूर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की। तो ये जो तमाम जो सारे मामलात हैं, ये एक बात की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। जो मेरी जो सिफारती ज़राए हैं उनसे बात हुई, एक जो बहुत बड़ा, हम भी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं ना, कि जब नई इंतज़ामिया वहाँ पे टेक ओवर कर रही थी, इधर से डैनियल पर्ल का वो फैसला आ गया कि हमने जो भी उनके कातिल थे उनको बरी कर दिया। उसकी वजह से जो अमरीकी इंतज़ामिया थी बड़ी नाराज़ थी। जो पहली टेलीफोन कॉल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और हमारे वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हुई, वो इस मुद्दे पर हुई, बजाय इसके कि हम अपने कंसर्न उनको शेयर करते। और दूसरी जो है, मेरे ख्याल में जो कंसर्न भी है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अपने आप को चीन से डिस्टेंस करें, क्योंकि ये जो इंतज़ामिया नई आई है, इनका ट्रंप भी चीन के खिलाफ थे। तो ये तो अब मजीद जो चीन और अमेरिका के दरमियान लड़ाई है वो डीपन होने जा रही है। कुछ खत्ते में रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं। अब डॉक्टर कैसर बंगाली भी कह रहे थे कि CPAC को भी हमने कोल्ड स्टोरेज में डाला हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि शायद हम अमेरिका को खुश करने की भी कोशिश कर रहे हैं
और एट द सेम टाइम हम चाइना के साथ भी जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन एक जरा चीज जल्दी से बताइएगा कि ये जो 4 ममालिक का एक इत्तेहाद है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और गालिबन ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 ममालिक हैं। ये 2007 से आपके ख्याल में, ये मेरा ख्याल 2007 से ये सिलसिला चल रहा है, तो अभी उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2017 में। तो पाकिस्तान इसको काउंटर करने के लिए हमारी कोई हिकमत अमली थी या नहीं थी? नहीं, देखें, हमारे पास एक तो ये जो क्वाड जिसे कहते हैं, 4 ममालिक शामिल हैं। 2007 में एक इनफॉर्मल सा अरेंजमेंट था और 10 साल तक ये इसका कोई हाल नहीं था। 2017 में फिर ट्रंप ने इसे रिवाइव किया, लेकिन जो पहली मीटिंग हुई वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हुई, बहुत नीचे लेवल होता है। फिर 2019 में इसको उन्होंने एलिवेट किया, वजीर खारजा की सतह तक ले आए, और अब जब बाइडेन आए हैं तो उन्होंने इसको समिट लेवल पे किए दिया। अभी वर्चुअल एक समिट हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी उसका तमाम तर जो फोकस था, पब्लिक तो नहीं हुई डिटेल, लेकिन वो चीन के ऊपर ही था। अब हम इस हवाले से क्या कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारा एक विजन है कि जी हम इतना लॉन्ग टर्म उसके ऊपर सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और भी बढ़ने वाली हैं। वो ये कि अब जो बाइडेन है वो ना सिर्फ चाइना को दूसरे तरीकों से काउंटर कर रहे हैं, अभी उनके ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनसे टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि हमें जो जमहूरी ममालिक हैं उनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक नया मनसूबा लाना चाहिए। अब इसके अंदर मज़ेदार बात यह है कि हम भी बज़ाहिर तो जमहूरी मुल्क हैं, तो क्या हम BRI को छोड़ के क्या फिर अमेरिका का वो जो मंसूबा है उसका साथ देंगे या BRI में रहेंगे? तो ये वो चैलेंजेस हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है, अगर तो भारत के साथ जो तिजारत खोलने वाली अगर उस तरह की हुई तो फिर तो अल्लाह ही। BRI में आपके तकरीबन 64 ममालिक हैं जो इसका हिस्सा थे, तो अब ये एक एक करके ये सबको गिराएंगे। पूरा यूरोपीय यूनियन उसके अंदर है, यूरोपीय यूनियन है, उसकी मेंबरशिप भी है गालिबन। तो ये एक मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि एक इंटरेस्टिंग चेंज। BRI जो है बेसिकली तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो चाइना ने बनाया था उससे ही तो आगे चला, लेकिन इस मेरे ख्याल आगे भी इसके ऊपर जाके बात करेंगे। और मेरे ख्याल में इंटेंशन जो है अमेरिका ने बड़ी वाजे कर दी है कि वो ना सिर्फ बातों की हद तक बल्कि अदरवाइज भी चाइना को अब काउंटर करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम एक तरफ चीन के इत्तेहादी भी हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते। क्या ये हम बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।